मनुष्य को कोई भी ग्रह कैसे प्रभावित करता है। ज्योतिष शास्त्र में इसकी दो पद्धतियां हैं जिससे यह माना जाता है कि जो संबंधित ग्रह है वो हमारे जीवन में कैसा रोल प्ले कर रहा है या उसका किस प्रकार का परिणाम हमें प्राप्त हो रहा है। पहला, उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, जिसे हम डीबीए कहते हैं, और दूसरा होता है गोचर, यानी जिसे हम ट्रांजिट कहते हैं। ये दोनों ही जो आयाम होते हैं किसी भी ग्रह के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दोनों में से कोई भी एक तथ्य ऐसा नहीं है जिसे हम इग्नोर करें। मसलन यदि हम महादशाएं, अंतरदशाएं देखते हैं, आपका समय बताते हैं, आपका प्रेजेंट टाइम बताते हैं, तो उसके साथ साथ हमें संबंधित ग्रह के गोचर का भी अध्ययन करना होता है। जैसे मान लीजिए आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है, गोचर में भी हमें स्थिति देखना जरूरी है कि शनि वर्तमान समय में किस हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। यदि आपकी लगन से शनि का जो गोचर है वो 11वें स्थान में, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये महादशा, हालांकि महादशा का भी जो उसमें महादशा का स्वामी है उसका प्लेसमेंट अच्छा होना जरूरी है, लेकिन फिर भी यदि गोचर फेवरेबल है तो कम से कम 50% महादशा भी अच्छे रिजल्ट देती है। इसलिए गोचर का बहुत महत्व है। और मैं एक समय को याद करता हूं कि हम लोग जब ज्योतिष के शुरू के विद्यार्थी थे तो अक्सर ऐसी किताबें पढ़ा करते थे, मैगजीन्स में ऐसे लेख पढ़ा करते थे जिसमें विद्वानों के बीच में अक्सर इस बात को लेकर बहस छिड़ती थी कि महादशा ज्यादा इफेक्टिव होती है कि गोचर ज्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन अब लगभग ज्योतिष के सभी सिद्धांत इस थ्योरी पर कायम हो गए हैं कि महादशा और गोचर दोनों ही रिजल्ट देते हैं और दोनों की ही एक बार स्टडी करनी चाहिए, दोनों को ही एक बार देख लेना चाहिए। गोचर में जो ग्रह स्थितियां होती हैं उसमें बड़े ग्रह जो धीमी चाल से चलने वाले ग्रह होते हैं वो बहुत प्रभावशाली माने गए हैं, क्योंकि उनका लॉन्ग टाइम के लिए हमारी कुंडली में, हमारी राशि पर प्रभाव पड़ता है। जैसे शनि देव 30 माह में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, इस बीच में वो 2 बार वक्री होते हैं। राहु और केतु का दूसरा नंबर आता है 18 माह में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए ये भी दोनों ग्रह काफी बड़े माने गए हैं। और गोचर को, हमारी जन्म पत्रिका को, हमारी राशि को, हमारी लगन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। इसके बाद बृहस्पति का नंबर आता है। बृहस्पति लगभग 12 माह के आसपास की अवधि में अपनी पिछली राशि को छोड़ के अगली राशि में प्रवेश करते हैं। तो ये 4 ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एस्ट्रोलॉजी में। शनि का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके अलावा राहु केतु का गोचर इंपॉर्टेंट होता है, साथ ही जुपिटर यानी गुरु का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चंद्रमा 2.5 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेता है, लगभग 2.25 दिन के आसपास की अवधि होती है। सूर्य 1 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं, मंगल की भी यही पोजीशन होती है। बाकी सारे ग्रह 1 या 1.5 माह में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। कभी कभी मंगल या बुध के साथ ये स्थिति आती है कि वो रेट्रोग्रेड हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक राशि पर 3-4 माह तक भी बने रहते हैं। लेकिन मोस्टली ये 4 ग्रह और इनका ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खास तौर पर यदि आपकी जन्म पत्रिका में इन चारों में से किसी भी एक ग्रह की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो तो ये ग्रह बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं फिर आपके लिए। दोस्तों, मेरा नाम राजेश साहनी है। मैं ज्योतिष और वास्तु मामलों का विशेषज्ञ हूँ। हमारे YouTube चैनल, जो कि ज्योतिष का चैनल है, डिवाइन एस्ट्रो में मैं अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम एक करंट ज्योतिष की इवेंट लेके आपके सामने आए हैं। राहु केतु ने 30 तारीख को, मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो राहु केतु का जो राशि परिवर्तन है वो 30 तारीख को 5:43 के आसपास हो रहा है। और अभी मेरी घड़ी में मैं देख रहा हूं 5:30 बजे का समय हो रहा है। हालांकि ये वीडियो आपको 1-2 दिन बाद मिलेगा जब राहु केतु अपना राशि परिवर्तन कर चुके होंगे। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे। इस चर्चा के लिए राहु केतु क्या है, किस तरीके से प्रभाव डालते हैं, किन इनका कारकत्व क्या है,
पहला ये एक स्टेप रहेगा, जिसे बताने के लिए हम सेपरेट ये वाला वीडियो आपके सामने रख रहे हैं। इसके बाद हम तीन राशियों के क्रम को अपने अगले 4 वीडियो में लेंगे। यानी टोटल राहु केतु के इस गोचर के ऊपर हम 5 वीडियो की एक सीरीज बना रहे हैं, जिसमें से एक वीडियो में राहु और केतु का हम परिचय देंगे, उनसे जुड़ी हुई कुछ आपको ऐसी बातें बताएंगे जो शायद हमारे दर्शकों में से बहुत से लोगों की जानकारी में नहीं होगी। इसके बाद हम आएंगे कि 12 राशियों को जो ये राहु और केतु का होने वाला परिवर्तन है, ये किस प्रकार से प्रभावित करेगा। क्योंकि 18 महीने का ये राशि परिवर्तन है। एक राशि में जो ये चेंज हो रहे हैं राहु और केतु 18 माह की अवधि में रहेंगे, 18 माह की अवधि तक रहेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ स्टाइल के लिए। हमारी जन्म पत्रिका, हमारी राशि, हमारी लगन कितनी प्रभावित हो रही है, यह जानने का हम अगले वीडियो में प्रयास करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि राहु और केतु वास्तव में हैं क्या, ये काम कैसे करते हैं, इनके रिजल्ट्स क्या हैं, हम संक्षिप्त में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, ये जो राहु और केतु का राशि परिवर्तन हुआ है, आज 30 अक्टूबर सन 2023 को शाम 5:45 पर राहु अपनी मेष राशि को त्याग कर अपनी पिछली राशि में प्रवेश करेंगे। बाकी सारे ग्रह अपनी अगली राशि में प्रवेश करते हैं, लेकिन राहु और केतु अपनी पिछली राशि में प्रवेश करते हैं। क्यों? क्योंकि राहु और केतु की चाल कभी मार्गी नहीं होती, कभी डायरेक्ट नहीं होते, हमेशा ये रेट्रोग्रेड रहते हैं, अपनी उल्टी चाल चलते हैं। इसलिए अपनी पिछली राशि यानी कि मेष के बाद राहु जाएगा मीन राशि में, और केतु जो है वो तुला के पहले वाली राशि कन्या में प्रविष्ट होंगे 30 अक्टूबर को सायंकाल 5:43 पे। और यह राशि परिवर्तन हो रहा है 12 अप्रैल 2022 के बाद। इसके पहले 12 अप्रैल 2022 को राहु का प्रवेश मेष राशि में हुआ था और केतु तुला राशि में गए थे। अब यहां पर मैं आप लोगों को एक जानकारी और देना चाहूंगा कि इस गोचर को यदि बिना किसी ज्योतिषी की सहायता से, बिना किसी विद्वान की सहायता से आप समझना चाहते हैं, तो ये हमारा वीडियो पूरा देखें बिना स्किप किए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 12 अप्रैल 2022 से आपका जो समय रहा है अभी तक का, आज 30 अक्टूबर तक का, वो कैसा रहा है आपको समझ में आ जाएगा। राहु केतु ने आपको बैड रिजल्ट दिए हैं या गुड रिजल्ट दिए हैं, क्योंकि राहु केतु के कारकत्व के बारे में भी हम यहां पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये 18 माह का गोचर है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज हो रही है कि गोचर में मेष राशि में बृहस्पति के साथ राहु की युति थी, जो कि गुरु चंडाल नामक अनिष्ट योग का सृजन कर रही थी, वो आज भंग हो जाएगी। ये किस चीज को फायदा देगी? ये धर्म को फायदा देगी, क्योंकि धर्म का कारक गोचर हो या जन्म पत्रिका हो या फिर कोई भी प्लैनेटरी पोजीशन हो, धर्म का कारक बृहस्पति को माना गया है, ज्ञान का कारक बृहस्पति को माना गया है, और संपूर्ण प्रकार के सुखों का कारक बृहस्पति को माना गया है। ध्यान रखिएगा, हमारी जन्म पत्रिका में जैसे वृषभ लग्न है या फिर मिथुन लग्न है या फिर मकर लग्न है या फिर कन्या लग्न है, ये 2-4 लगन ऐसी होती है जिसमें गुरु पॉजिटिव नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी सुख देता है तो बृहस्पति ही सुख देता है। ज्ञान देता है तो बृहस्पति की आपकी जन्म पत्रिका में स्थिति ही बताती है कि ये आपको किस हद तक ज्ञान देने जा रहा है, भले या शुभ हो या शुभ हो। क्योंकि ग्रह, हमेशा ध्यान रखिएगा, अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ते हैं। जैसे एक अच्छा इंसान है, वो अपना बेसिक नेचर कभी नहीं छोड़ेगा। कितने भी खराब लोगों के बीच में डाल दीजिए, वो एक आध अच्छाई वहां पे कर ही देगा। इसी प्रकार से बुरे लोग होते हैं, आप उनको कितने भी अच्छे लोगों के बीच में डाल दीजिए, वो कुछ ना कुछ गुरु घंटाल टाइप की बातें कर डालेगा या काम कर डालेगा। इसी तरीके से ग्रह होते हैं, जो पापी ग्रह होते हैं वो अपना रिजल्ट देते ही देते हैं, और जो शुभ ग्रह होते हैं वो जहां भी रहेंगे शुभत्व में ही वृद्धि करेंगे।
तो हमारे सर्व प्रकार के सुखों का कारक होता है बृहस्पति। तो यहां पर क्या हुआ है, बृहस्पति के साथ राहु की युति भंग हो गई है। तो सबसे पहले क्या पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, धर्म के ऊपर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, विशेष रूप से हिंदू धर्म के ऊपर, विशेष रूप से भगवा के ऊपर, और ऐसे राजनीतिक दलों के ऊपर पॉजिटिव प्रभाव पड़ने जा रहा है जो कि हिंदू धर्म को सपोर्ट करते हैं। मैं यहां पर कोई राजनीतिक आकलन नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह फैक्ट है, क्योंकि अभी तक कहीं ना कहीं बृहस्पति के साथ राहु की युति गुरु चंडाल योग बना रही थी, जिसने इन सब चीजों को पीड़ित किया हुआ था। आम आदमी भी बहुत सफोकेटेड महसूस कर रहा था। किसी के जीवन में कोई बहुत पॉजिटिव इवेंट, मैं तो कुंडलियां देखता हूं, मुझे ऐसा लगता था कि कोई भी खुश नहीं है। लेकिन अब ये चीजें खत्म होने जा रही है, ये बहुत अच्छी खबर है। और अभी एकदम तुरंत उम्मीद ना करें कि 30 तारीख को 5:42 पे 43 मिनट पे राहु बदला और हम घड़ी देखने लगे कि साहब 15 मिनट हो गए, अभी तक फायदा नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं है। राहु जब अपनी डिग्री क्रॉस करेगा, कम से कम नीचे से 3 या 4 डिग्री तक चल जाएगा, कम से कम 2 डिग्री क्रॉस करेगा, तो ये फुल फ्लैश अपने को रिजल्ट देगा। तो आते हैं हम राहु के ऊपर। राहु क्या है, अचानक होने वाली जीवन में घटनाओं का कारक होता है राहु। अचानक धन लाभ होना, एक्सीडेंटली कुछ हो जाना आपके परिवार में, आपके साथ, इन सब घटनाओं का कारक होता है राहु। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि ये हमेशा अशुभताएं ही देता है। यदि ये शुभ होकर बैठा है आपकी जन्म पत्रिका में, तो अचानक सफलता भी देता है, प्रत्याशित सफलता देता है, अचानक यश देता है, आकस्मिक धन लाभ देता है, मतलब जो भी देता है अचानक देता है। यह राहु का स्वभाव होता है। राहु का एक और स्वभाव है, जिनकी लगन को या लग्नेश को आप अपनी जन्म पत्रिका यदि देख सकते हैं तो मेरी इस बात को गौर से सुनिएगा। यदि राहु प्रभावित करता है तो ऐसा व्यक्ति टोटल सेल्फ ओरिएंटेड होता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। आप राहु की स्थिति, यदि राहु का प्रभाव लगन पे है या लग्नेश पे है, तो आप भूल जाइएगा ऐसा व्यक्ति यदि आपके साथ जुड़ा है तो आपके लिए कभी सोचिए। यह राहु का स्वभाव होता है, इसमें उस व्यक्ति की गलती नहीं है। उसकी ग्रह दशाएं ऐसी है जिसमें उसने जन्म लिया, तो उसको इन चीजों का परिणाम मिल रहा है। केतु क्या होता है, बहुत से लोगों को मालूम होगा, मोक्ष और अध्यात्म का कारक माना गया है केतु। यह अचानक घटनाएं नहीं देता है, क्योंकि यह मोक्ष का कारक है, धर्म अध्यात्म धर्म ध्वजा का कारक है केतु। इसलिए राहु और केतु के स्वभाव में बहुत अंतर है। और मेरा जो मानना है, मेरा खुद का जो ओपिनियन है, वो ये है कि दोनों ग्रह यदि आपकी जन्म पत्रिका में हो या आपके गोचर में हो, ये दोनों ग्रह कभी शुभ नहीं एक साथ होते। यदि राहु शुभ बैठा है तो केतु 100% अशुभ होगा। यदि केतु शुभ बैठा है तो राहु परेशान करेगा। ये दोनों ग्रह बराबरी से कभी भी शुभ या अशुभ नहीं होते। एक शुभ होगा तो दूसरा अशुभ होगा। फिर इसके बाद डिपेंड करता है कि राहु का गोचर जिस भाव में है, जिस भाव में भी है, कैसे रिजल्ट देगा हमें अचानक। तो जिस भाव में है आपकी जन्म पत्रिका के, उस भाव से रिलेटेड आपको आकस्मिक फलों की प्राप्ति राहु कराएगा। और केतु क्या कराएगा, केतु उसी भाव से रिलेटेड आपको वैराग्य और अध्यात्म, यानी कि एक जिसको हम कहते हैं वैरागीपन हमारे अंदर आ जाना, वो सब चीजें केतु क्रिएट करता है। दोनों बड़े अद्भुत ग्रह हैं, दोनों छाया ग्रह हैं। तो आइए कुछ ऐसी हम रोचक जानकारियां आपके साथ शेयर कर रहे हैं राहु केतु के बारे में, जो शायद आपने सुनी होंगी या कहीं आपने पढ़ी होंगी। हमारा प्रयास यही है। तो कुछ विद्वान जो हैं वो राहु को आध्यात्मिक अंधकार मानते हैं, माने ये मानते हैं कि राहु किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति से आपको नहीं जोड़ता है। और केतु को प्रकाश कहते हैं, एलाइटेड प्लैनेट कहते हैं, चूंकि केतु हमें एलाइटेड करता है, धर्म अध्यात्म की ओर हमें धकेलता है, हमें मोक्षगामी बनाता है, हमारे अंदर वैराग्य पैदा करता है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। राहु केतु सामान्य तौर पर चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव माने गए।
चूंकि आपको मालूम है ये दोनों छाया ग्रह हैं। राहु की छाया पृथ्वी पर, तो केतु की छाया आकाश पर पड़ती है। ध्यान रखें, राहु की छाया पृथ्वी पर, तो केतु जो है वो आकाश की ओर देखता है। यही कारण है कि राहु धरती में छुपे हुए रहस्यों में रुचि दिखाता है, जबकि केतु की जो रुचि होती है वो आकाश और अंतरिक्ष इत्यादि जगह की होती है। यही कारण है केतु इतर लोगों के बारे में हमें जानकारी देता है, मोक्षगामी बनाता है। केतु यदि संबंधित स्थानों पर बैठा हो तो बहुत अच्छा ज्योतिष का विद्वान भी बनाता है, वास्तुविद भी बनाता है। यानी ऐसे व्यक्ति की रुचि ऑकल्ट साइंस में होती है, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में होती है। ऐसा व्यक्ति खगोल शास्त्री भी बहुत अच्छा होता है। फिर इसके बाद राहु तमोपूर्ण ग्रह है ना, एक तामसिक ग्रह है राहु। तो समस्त प्रकार की काली और बुरी वस्तुओं का बेसिक रूप से स्वामी माना गया है, चाहे आपकी जन्म पत्रिका में कितना अच्छा बैठा हो। ज्योतिष की मानता है कि शनिवत राहु, यानी कि जो राहु होता है वो शनि के अनुसार फल देता है, और कुजवत केतु, यानी कि जो केतु है वो मंगल के अनुसार फल देता है। मनुष्य के स्वभाव में आलस, मलिनता, कृष्णता, अवसाद, धोखा, बेईमानी, चीटिंग, इसका सब का कारक है राहु। अब आप अनुमान लगा लीजिए आपका पिछला ट्रांजिट कैसा रहा है। यही बात मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था। आपके साथ यदि इस तरीके की इवेंट्स ज्यादा हुई हैं तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं राहु और केतु ने अपने बैड रिजल्ट आपको दिए। आप खुद भी अनुमान लगा सकते हैं मेरी पूरी बातों को सुनकर। निराशावादी, नास्तिक, जाति से बहिष्कृत, अवसादी व्यक्तियों पर भी राहु का प्रभाव होता है। राहु से जो प्रभावित व्यक्ति होते हैं वो मैंने भी देखा है, वो हर काम को थोड़ा डिले करते हैं, अवसादी होते हैं, लोकाचार के विरुद्ध जाके काम करते हैं। ऐसा नहीं है, जो समाज के सिस्टम में उन्हें चलना और बंधना बहुत ज्यादा रास नहीं आता है। कभी मिथ्या दुराशा, असफल प्रयास, यानी उनके जो एफर्ट हैं वो बहुत ज्यादा असफल होते हैं। व्यर्थ का परिश्रम, हवाई किले बनाना, मति भ्रम, कभी कभी डिप्रेशन होना या कंफ्यूज होना। कंफ्यूजन राहु की विशेषता है कि मैं ये करूं या ऑब्जेक्ट ये करूं। ये आपके ऊपर यदि इस चीज का प्रभाव है तो आपको अपने राहु का उपचार, जन्म पत्रिका के राहु का उपचार जरूर करना चाहिए। इसके बाद आत्मविश्वास की कमी भी देता है राहु, छल कपट भी देता है, और इसके साथ प्रपंचपूर्ण जीवन भी कभी कभी राहु से प्रभावित व्यक्तियों में दिखाई देता है। अब यहां पर हम स्पष्ट करना चाहेंगे, बहुत लोग कहेंगे कि भाई राहु और केतु तो शुभ भी होते हैं, तो यहां पर हम स्पष्ट करना चाहेंगे आपकी जन्म पत्रिका में राहु के प्लेसमेंट के ऊपर यह निर्भर करता है। दूसरी बात, ये उसका बेसिक नेचर है। यदि आपके जीवन में राहु की महादशा है तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके जीवन में टकराएंगी ही टकराएंगी। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है कि राहु का बेसिक नेचर है, ये बात ठीक है, लेकिन ये भी यहां पर देखा जा रहा है कि राहु का जो गोचर है वो किस तरीके से आपको प्रभावित कर रहा है। वायरलेस मोबाइल, छुपा हुआ धन, हमारी वसीयत, खनिज, पुराने वीरान महल या किले, अपराधियों की शरण स्थली या गुप्त संकेतों का संबंध भी राहु ग्रह से माना गया है। बहुत मिरेकल प्लेनेट है। ये जब पॉजिटिव होता है तो यही चीजें पॉजिटिव रूप में भी हमें देता है। रोगों में हम बात करें तो स्किन डिजीज देता है राहु, हाथी पांव की बीमारी देता है। सबसे ज्यादा राहु जो मैंने देखा है वो इन्फेक्शन देता है स्किन के, या फिर आपको फूड पॉइजनिंग या किसी भी प्रकार का संक्रमण देता है। जिनका अष्टम राहु है, छठा राहु है, उन्हें कम से कम इन चीजों से, या 12वां राहु है, उन्हें सावधान रहना चाहिए। देह की कुरूपता, कभी कुछ ऐसा हो जाए कि हमारा शरीर या हमारी देह कुरूप हो जाए। अंग भंग होना, यदि किसी के भी शरीर का अंग भंग होता है कहीं ना कहीं राहु उसका अशुभ अवस्था में होता है। कुष्ठ रोग, ये भी राहु के अंतर्गत आते हैं। तो राहु यहां पर स्वार्थ सुख और उच्च महत्वाकांक्षा का प्रतीक माना गया है। यह बेसिक नेचर है राहु का। मैं जितना भी आपको बता रहा हूं ये कुंडली का या राहु का प्रिडिक्शन नहीं है, यह राहु के बेसिक नेचर की बात कर रहा हूं।
ताकि आपको आगे समझ में आए कि राहु हमें किस तरह से प्रभावित करेगा। इससे प्रभावित व्यक्ति हमेशा अपना हित और अपना स्वार्थ और अपना मतलब सोचते हैं। संसार के समस्त ऐश्वर्य और सुख उसे प्राप्त हो, अजीब सी सोच होती है। ऐसे राहु से प्रभावित व्यक्तियों की सोच होती है। कुछ विद्वान मानते हैं कि राहु की आयु जो है वो 100 वर्ष की है। 100 वर्ष का वृद्ध है राहु, जिसके सभी अंग बहुत बड़े हैं, विकृत हैं। राहु उस व्रत की भांति है जिसके मुंह से दुर्गंध आती है और मुंह में दांत भी नहीं, यानी पोपला मुंह है इसका। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है। राहु से प्रभावित व्यक्तियों से आशय मेरा यह है कि जिन्हें राहु की महादशा चल रही है या जिनके गोचर में राहु संबंधित स्थानों में बैठा है। राहु से प्रभावित व्यक्तियों का स्नेह सहयोग में बिल्कुल विश्वास नहीं होता है। वह किसी भी प्रकार के बंधन में भी बंधना नहीं जानते हैं। वो पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा नैतिक संबंधों को नकारने में एक प्राउड फील करते हैं कि हाँ, मैंने ऐसा किया, मैंने इस धर्म को तोड़ा, मैंने अपनी सामाजिक मान्यता को तोड़ा, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। राजनीति में विशेष रूप से राहु धकेलता है। अब राजनीतिक व्यक्ति कैसे होते हैं तो आपको भली भांति मालूम। तो राहु क्यों धकेलता है राजनीति में? क्योंकि वो व्यक्ति जैसा चाहिए वो राहु का स्वभाव है। खासतौर पे भारत की राजनीति में व्यक्ति को जैसा चाहिए वो राहु ही करा सकता है। तो अवज्ञा और अवमानना करने में भी उसे बड़ा मजा आता है, संतुष्टि प्राप्त होती है। पति, पत्नी या बच्चों के साथ क्रूर व्यवहार भी राहु की श्रेणी में आती है। केतु की कई बातें राहु के समान है, लेकिन केतु धरती पर पड़ा हुआ ग्रह है जो कि ऊपर देख रहा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो आस्तिक है, प्रभु से प्रार्थना करते हुए सुख संपदा के साथ मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी वो संलग्न है। यही कारण है कि चाहे वो वैदिक ज्योतिष हो या ज्योतिष की कोई भी नवीन पद्धतियां हो, सब में समान भाव से केतु को अध्यात्म और मोक्ष का कारक माना गया है। अध्यात्मवाद, दर्शन, वेदांत, ब्रह्मांड के रहस्यों में केतु से प्रभावित व्यक्तियों की सहज रुचि होती है। तांत्रिक साधना में सिद्धि प्राप्त करने हेतु जो मनुष्य होते हैं, आतुर होते हैं, वो भी केतु से प्रभावित होते हैं। तो ये राहु और केतु का मूल स्वभाव है। केतु की एक और विशेषता है कि वह मनुष्य के जीवन में दुख, पीड़ा और संताप को इतना बढ़ाता है कि वो मनुष्य अपने आप भगवान की तरफ, ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है। केतु कभी बंधन देता है तो कभी आश्रमों में रहकर अपनों का वियोग भी देता है। ये केतु का स्वभाव है। तो कुल मिलाकर यदि राहु भौतिक सुखों के प्रति आग्रह देता है तो केतु आध्यात्मिक प्रगति की ओर अग्रसर कराता है। तो दोस्तों, ये था राहु और केतु का एक परिचय। हिंदू ज्योतिष का मानना है कि असुर स्वर भानु का कटा हुआ सर है राहु, जो ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण करता है, उसे ग्रसित करता है। इसे कलात्मक रूप से बिना धड़ वाले सर्प के रूप में दिखाया जाता है, जो एक रथ पर आरूढ़ है, यानी बैठा हुआ है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु को नवग्रह में एक स्थान दिया गया है, और चूंकि ये छाया ग्रह है, छाया ग्रह होने से इनकी कोई राशियां अपनी नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी राहु की उच्च राशि मिथुन हम मानते हैं, लेकिन कई विद्वानों का ऐसा मानना है, कई ज्योतिष के ग्रंथों में राहु की जो उच्च राशि है उसे वृषभ भी माना गया है। इसी प्रकार से 7वीं राशि मिथुन से 7वीं राशि यानी कि धनु राशि केतु की उच्च राशि मानी गई है। मतांतर से कतिपय विद्वानों के अनुसार, कुछ ग्रंथों के अनुसार वृश्चिक राशि जो कि वृषभ से 7वीं राशि है, वो केतु की उच्च राशि मानी गई है। इसका कोई मूल त्रिकोण स्थान नहीं है, इसका कोई स्वग्रह नहीं है, लेकिन फिर भी कई विद्वानों का ऐसा मत है कि राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में होता है, और मेरा मानना भी यही है। तो दोस्तों, राहु केतु के विषय में हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट हम बहुत जल्दी 12 राशियों की 4 वीडियो की सीरीज आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें हम अलग अलग राशियों का जो राहु का प्रभाव है, राहु का जो गोचर है उन राशियों के ऊपर, वो अपने 4 वीडियोस में आपको दिखाएंगे
और आप अपनी राशि को सेलेक्ट करके उस वीडियो को देख सकते हैं और राहु केतु के गोचर के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।